नमस्कार दर्शकों, प्रारूप पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री डॉक्टर राजीव मिश्रा जी। जो लोग डॉक्टर जी साहब को सुन चुके हैं वो जानते हैं, उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी नए लोगों के लिए डॉक्टर साहब वाकई में डॉक्टर हैं और जो इंसानों के डॉक्टर होते हैं वो हैं। आप लंदन में एनएचएस में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। सेकंड, जो दूसरा परिचय है आपका वो यह है कि आप एक लेखक भी हैं। विशाला वामपंथ नाम की कमाल की अद्भुत किताब इन्होंने लिख रखी है। फेसबुक पर लिखते रहते हैं, इनके आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते रहते हैं और बहुत सारा इंसाइट्स इनसे हम लेते रहते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से जो हमारी चर्चा है वो है एक बहुत अद्भुत आदमी है, वो है ट्रम्प। तो ठीक है, एक चुनाव जब वो जीत कर आए हैं तब तक एक अद्भुत एक तरीके से, भाई 80 साल का आदमी कान के बगल में गोली छू के जा रही है और फाइट 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 करता हुआ, तो एक अलग रूप दिखा। और फिर पहली बार प्रेसिडेंसी से हटे, बीच में उनको जिस तरीके से उनका इलेक्शन चुराया गया, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर वो जीत के आते हैं। तो एक अद्भुत जीवट वाला व्यक्तित्व। पर अब हाल फिलहाल में कुछ दिखा कि भाई टैरिफ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, भारत के मामले पाकिस्तान के मामले में कूद पड़ रहे हैं, ईरान इसराइल सबका कि भाई हम ही क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, एक इराटिक चीजें दिख रही हैं, पर मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा सर, इस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है, या ये जो कर रहे हैं, या अमेरिका के साथ जो हो रहा है, अमेरिका जो कर रहा है, आपकी क्या राय है सारे घटनाक्रम को देखते हुए? जी। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने का। यह कहना कि मैं ट्रंप को समझता हूं या मैंने फिगर आउट कर लिया है, विश्वसनीय नहीं है। कोई फिगर आउट नहीं कर सका है। पर ट्रंप एक बहुत हमेशा एक विभाजनकारी, जो कहते हैं डिविसिव पर्सनालिटी है। लोग उनके स्ट्रांग सपोर्टर होते हैं या स्ट्रांग विरोधी होते हैं। मैं दोनों में से कुछ नहीं हूं फिलहाल। चुनाव के समय तक मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैं ट्रंप का समर्थक था। और पिछले वर्ष मैं यूएस गया था, तो मैंने वहां पर ट्रंप की लहर देखी थी और एक तरह से मैंने अपने माइंड में प्रेडिक्ट किया था और सोशल मीडिया पर भी कहा था कि ट्रंप जीत कर आ रहे हैं। आकर वो क्या करेंगे यह बात की बात है, लेकिन ट्रंप जीत कर आ रहे हैं। और उनके ट्रंप के आने से भारत में पहली जो प्रतिक्रिया थी कि लोगों ने कहा था ट्रंप से आई लव हिंदूज, मोदी इज माय फ्रेंड एंड ऑल दैट। तो एक अलग तरह की प्रतिक्रिया थी। और अभी जो ट्रंप का स्टैंड है या टैरिफ को लेकर ट्रंप ने जो स्टैंड लिया, उसको लेकर भारत में लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल 180 डिग्री पलट गई है। मेरा विचार ट्रंप को लेकर बहुत अधिक परिवर्तित नहीं हुआ है। मैं पहले भी कहता था कि ट्रंप से यह अपेक्षा गलत होगी कि वह भारत से के पक्ष में निर्णय लेंगे या भारत के लिए बहुत लाभदायक होंगे, क्योंकि ट्रंप मूलतः अमेरिका के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका का राष्ट्रपति है, अमेरिका के इंटरेस्ट की सोचेगा। भारत क्या कर सकता है उस स्थिति में? और दो प्रश्न है। दूसरा है, पहला है कि भारत उस स्थिति में क्या कर सकता है, और दूसरा कि यदि ट्रंप की जगह ट्रंप की प्रतिद्वंदी कमला हैरिस रही होती तो क्या हुआ होता। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं और वे भारत के हित में निर्णय ले रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है, इसका निर्णय लेने के लिए मोदी और एस जयशंकर जैसे लोग बैठे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी विषय को अध्ययन करने में बिताया है। तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं पब्लिक की दृष्टि से कहूंगा कि अगर ट्रंप की जगह कमला हैरिस रही होती या कोई भी डेमोक्रेट रहा होता तो क्या हुआ होता। हमारे लिए किसी भी अन्य डेमोक्रेट में और ट्रंप में कौन प्रेफरेबल है? तो मैं कहूंगा हमारे लिए किसी भी दिन ट्रंप प्रेफरेबल है। क्यों? ट्रंप अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करता है, हम इंडियन इंटरेस्ट की बात करते हैं, और आप इंटरेस्ट नेगोशिएट कर सकते हैं। अभी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो हम अड़ ले रहे हैं, लड़ ले रहे हैं, और जब हमारे इंटरेस्ट में आएगा तो हम झुक लेंगे, समझौता कर लेंगे। जो कॉमन पॉइंट होगा, उस पर जो हमारे लिए बेस्ट होगा, हम उस पर पहुंच सकते हैं। यू कैन
यू कैन फाउंड बार्गेन, यू कैन फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, सेम पेज पे आप आ सकते हैं। यू कैन नेगोशिएट, यू कैन नेगोशिएट योर इंटरेस्ट, राइट। लेकिन अगर ट्रंप की जगह डेमोक्रेट्स होते तो क्या होता? तो डेमोक्रेट्स को हमारे अस्तित्व से समस्या है। डेमोक्रेट का मूल कंसर्न उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी है। यू कैन नेगोशिएट योर इंटरेस्ट, यू कैन नॉट नेगोशिएट आइडियोलॉजी। डेमोक्रेट्स का पाकिस्तान के प्रति समर्थन इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होता। डेमोक्रेट्स का पाकिस्तान के प्रति समर्थन आइडियोलॉजी बेस्ड होता। वे मूल रूप से हिंदू विरोधी होते। तो वे भारत से सिर्फ इसलिए घृणा करेंगे क्योंकि भारत में एक दक्षिणपंथी सरकार है, एक वामपंथी सरकार नहीं है। वह सिर्फ इसलिए भारत को तोड़ना चाहेंगे क्योंकि भारत से उनके सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट है। हिंदू सिविलाइजेशन एंड लेफ्टिस्ट आइडियाज कैन नॉट गो टुगेदर। तो आप किसी से उसके इंटरेस्ट नेगोशिएट कर सकते हैं, उसकी आइडियोलॉजी नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो ट्रंप की भारत से समस्या इंटरेस्ट बेस्ड है, या आज है कल को सुलझ सकती है। लेकिन डेमोक्रेट्स से भारत की समस्या आइडियोलॉजी बेस्ड है, वह कभी नहीं सुलझ सकती। वह आपने अपना नुकसान उठा के भी आपका नुकसान करेगा। ट्रंप अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर इसकी जगह एक डेमोक्रेट होता तो वह अपना नुकसान उठा के भी आपका नुकसान करेगा। तो आज के दिन में हमारी जो समस्याएं हैं बाहरी हैं, अमेरिका से या ट्रंप से हमें बाहरी समस्याएं मिल रही हैं। वह पाकिस्तान का साथ दे रहा है, या वह पाकिस्तान के आर्मी चीफ को घर बुला रहा है, या वह पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह डेमोक्रेट्स होते तो वे भारत के अंदर की विभाजनकारी शक्तियों को फंडिंग कर रहे होते, जैसा खालिस्तानियों को उन्होंने किया। खालिस्तानियों को कर रहे होते, वे मणिपुर में आग भड़का रहे होते। वे जितने भी विभाजनकारी, आप जो भी राहुल गांधी के स्पीचेस सुनते हैं कि वे जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की विभाजनकारी प्रवृत्ति को खोजते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, इसकी फंडिंग हो रही होती। और यह सब कुछ एक आंदोलनों में, अलग अलग आंदोलनों में कन्वर्ट हो रहा होता। आप देखें कि पिछले एक वर्ष में अपेक्षाकृत सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं, अकेले पूर्ण बहुमत में नहीं भी है तो भी अपेक्षाकृत शांति, क्योंकि उनकी फंडिंग बंद है पड़ी। लेकिन वक्फ अगर जैसा कार्य भी कर ले जा रही है, लेकिन वह विरोध नहीं आ रहा जो किसान बिल पर आया था। जी हाँ, तो यह हमारे इंटरेस्ट में अभी भी ठीक है। ट्रंप हमारे इंटरेस्ट में कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसका इंटरेस्ट से हमारे इंटरेस्ट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी अलाइन नहीं हुए। हमने अपना इंटरेस्ट देखा, उसने अपना इंटरेस्ट देखा, अलग अलग रास्ते गए। कल को साथ आएंगे क्योंकि हम भारत के बिना अमेरिका का काम नहीं चलने वाला। अमेरिका को साथ में थोड़ा रखने से भारत का भी फायदा है, लेकिन हमने ना अपने इंटरेस्ट सरेंडर किए, ना हमने उसके सामने हाथ खड़े किए। हमें जो करना था, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ हमारी झड़प हुई, हमने पाकिस्तान की धुलाई की, जितनी धुलाई करनी थी की, भर तबीयत धुलाई की, जितने जो भी हमारे इमीडिएट टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे हमने पूरा किए, और बिना इसका परवाह किए पूरा किए कि दूसरे क्या कहेंगे। हाँ, उसके आगे जाने के अपने कॉस्ट थे, हमने कैलकुलेट किया कि उसके आगे जाना हमारे हित में नहीं है, हम रुक गए। हम अपने इंटरेस्ट में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर इसकी जगह डेमोक्रेट्स होते तो स्थितियां जो हैं वे दुश्मनी का रूप लिए हुए होती। वे एक्टिवली भारत विरोधी गतिविधियों की फंडिंग कर रहे हो। आप सही कह रहे हैं सर। मतलब मुझे जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे ट्रंप का पुराना कार्यकाल याद आता है, जिसमें जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की ट्रंप के कार्यकाल में किया। आपने 370 हटाया, ट्रंप के समय में हटाया। आपने राम मंदिर अपना बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप का कोई यहाँ उसमें योगदान था, वो हम उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। वो वैसे भी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट स्वयं ले लेते हैं, वो एक अलग कहानी है। पर मैं उसके योगदान नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक प्रेजेंस थी। तो उसके उस दौरान आप अपने बहुत सारे कार्य कर गए, और जब आप किसान बिल जब लाना चाह रहे थे तो बाइडेन के समय में आप वह कार्य नहीं कर पाए, चाह कर भी नहीं कर पाए। और आपने फिर जो है पाकिस्तान को जितनी बार मारा है, कायदे से मारा है, जितना ठोका है, ट्रंप के रहते रहते।
तो ठीक है, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर अस। हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही फैसले ले रहे हैं, और हमारे फैसलों में कम से कम वो बाधा नहीं बन रहा। या बन भी या रहा है तो उतनी ही हम्म बाधा बन रहा है जितने में हम्म उसका इंटरेस्ट सर्व होता है। हम्म हम्म वह एक उसकी ये बात भी है सर कि ट्रम्प जो कार्य कर रहे हैं कम से कम पता तो चल रहा है। जी डेमोक्रेट तो जो करते हैं वो पता भी नहीं चलता, हवा भी नहीं लगती अंदर अंदर क्या हो रहा है। यूएस एड दे रहे थे वो लोग, भारत के एक से एक अ, अद्भुत लोगों को। जी। तो ट्रंप ने जो सबसे बड़ा काम हमारे हित में ऑलरेडी कर दिया, वह उसने यूएस एड को बंद कर दिया। यह अपने आप में हमारे लिए सफिशिएंट है, जिसके लिए हम कहें कि भैया अब तुम अपने इंटरेस्ट देखो, हम अपने इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन यह जो काम तुमने किया है यह हमारे इंटरेस्ट में था। यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। बाकी ट्रंप अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं वे उनके देश के लोग जाने। और अगर किसी ने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो उसका नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत मेरा भी हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका की इकोनॉमी को ट्रंप संभाल लेंगे तो अमेरिका उनके फेवर में जाएगा, और अगर इकोनॉमी को नहीं संभाल पाएंगे तो अमेरिका उनके फेवर में नहीं जाएगा, और रिपब्लिकन लंबे समय तक सत्ता से बाहर रह सकते हैं। यह समस्या है, जी। क्योंकि ट्रंप आपने बहुत एक ब्रिलियंट पर्सन नहीं हम्म, है। हम्म, आपने एक बात कही सर कि ट्रम्प इज कंसर्न अबाउट द इंटरेस्ट्स ऑफ अमेरिका। जी तो ऑफ कोर्स उसके हिसाब से कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो इंटरेस्ट के रूप में दिखेंगे उनको। तो किस प्रकार के मुद्दों को लेकर ट्रम्प विचलित हैं या परेशान हैं, या उनको लगता है कि यही इंटरेस्ट है और इसी के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है? क्योंकि ये बड़ा आवश्यक है कि वो हम फिर उसको ये समझ पाएंगे ना कि वो भारत से के साथ वो इंटरेस्ट कहाँ अलाइन करते हैं, कहाँ कंफ्लिक्ट में आते हैं। जी सर। जी बिल्कुल। तो अब मैं कहूंगा कि ट्रंप या किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जो अमेरिका में कहते हैं इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, तो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो पहली समस्या है वह इकोनॉमी है। अमेरिका इकोनॉमी के बेसिस पे वोट देता है। बहुत सारे लोग हैं जो आइडियोलॉजी के बेसिस पे वोट देते हैं, ठीक है। और इसलिए आप देखेंगे कि देयर आर ब्लू स्टेट्स एंड देयर आर रेड स्टेट्स, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लें, कैलिफोर्निया के लोग जो है वो ब्लू स्टेट है तो है, न्यूयॉर्क के लोग ब्लू स्टेट है तो है। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं जहां से बातें बदलती हैं और जिसके आधार पर सत्ता बदलती है, वह पॉइंट्स होते हैं इकोनॉमी। तो अमेरिका में किसी के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जो सबसे महत्व का विषय है वह है इकोनॉमी। अगर 4 साल के अंत में अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी रहती है तो रिपब्लिकन या जो भी ट्रंप का उत्तराधिकारी होगा, जेडी वांस हो या कोई भी हो, वे चुनकर आएंगे। अगर इकोनॉमी की स्थिति बुरी हुई तो नहीं आएंगे। समस्या इकोनॉमी के स्तर पर कहां आ रही है? तो अमेरिकन इकोनॉमी बहुत लंबे समय से दादागिरी के दम पे टिकी हुई है। वे डॉलर की कीमत को, जो फिएट वैल्यू ऑफ डॉलर है, उसके आधार पर टिके हुए हैं। अमेरिका के भीतर मैन्युफैक्चरिंग की बुरी स्थिति है। अमेरिका इज नॉट अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अमेरिका प्रोड्यूसेस टेक्नोलॉजी, इसमें कोई शंका नहीं। अमेरिका में दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, हमेशा सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका में बनती रहती है। पर जो एक्चुअल फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वह उठकर अमेरिका से बाहर चली गई। तो ट्रंप इज जस्टिफाइबली कंसर्न अबाउट ब्रिंगिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग टू अमेरिका। वो जो स्टेप्स ले रहे हैं उनमें से कितने प्रभावी होंगे और कितने प्रभावी नहीं होंगे, या उनमें क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर दुनिया डिवाइडेड हो सकती है। मैं भी श्योर नहीं हूं। दो में से, तीन में से एक चीजें हो सकती हैं। या तो ट्रंप को कुछ पता नहीं है, ही इज बम्बलिंग अलोंग, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। या दूसरा एक्सटेंट है कि ट्रंप को सब पता है, he has a plan, there is a method in the madness, he is using all this turmoil to be used, he is keeping all this turmoil as bargaining chips, कि हमने तुम पर लगा दिया, आप तुम्हारी बात मानो, तो हमने तुम पर टैरिफ लगा दिया, तुमने हम पर टैरिफ लगाया तो हमने टैरिफ बढ़ा दिया, हमने वीजा रोक दिया। He is using all this turmoil as a bargaining chip, क्योंकि जब अमेरिका डगमगाता है तो दुनिया में बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डगमगाती है। और तीसरा जो मुझे दिखाई देता है, नो, जो सबसे लॉजिकल बात है, he doesn't know everything, of course no one does, he is going by trial and error, but if he is a smart businessman he will see what is working and what is not working. तो he is capable of course correction। और चूंकि ट्रंप की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है
ट्रंप आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोल लेते हैं, तो ट्रंप को कोर्स करेक्शन करने में कोई समस्या भी नहीं। समस्या उन्हें होती है जो अपनी कही हुई बात से बंध जाते हैं कि हमने ऐसा कह दिया, अब मैं पलटू कैसे। ट्रंप तो जाने पहचाने पुराने पलटू राम है, वो तो रोज अपनी बात से पलटते रहते हैं, तो उन्हें कोर्स करेक्शन करने में कोई समस्या भी नहीं। तो मुझे लगता है हम किसी भी तरफ जा सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फीडबैक। ये हुआ आर्थिक पक्ष। दूसरा है सामरिक पक्ष, एंड दैट्स व्हाई आई से ट्रंप इज वरीड अबाउट द करेक्ट थिंग्स। आई डू नॉट नो वेदर हिज सॉल्यूशंस आर करेक्ट और नॉट, बट ही इज वरीड अबाउट manufacturing. He obviously will be worried about economy. Everyone in America is always worried about economy, and one should be. आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के बल पे राजनीति चलती नहीं है। राजनीति में आपको इनिशियल 25-30% आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के बल पे चलेगा, बट 50 का आंकड़ा क्रॉस करने के लिए आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो दूसरा जो पक्ष है वह है स्ट्रेटेजिक, सामरिक पक्ष। तो सामरिक पक्ष पर अमेरिका ट्रेडिशनली, जैसा हमेशा रहा है, इजरायल के साथ खड़ा रहा है, और उसके जस्टिफाइड कारण है। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना दुनिया के लिए चिंता का विषय होना ही चाहिए। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो वह उसका प्रयोग करेगा। अमेरिका के पास पिछले 70 सालों से एटॉमिक बॉम्ब है, उसने सिर्फ 2 बार गिराया और 1945 में गिराया, उसके बाद नहीं गिराया। 80 साल हो गए ना सर। आज क्या तारीख है? इस साल अगस्त में 80 साल हो जाएंगे। तो अमेरिका ने पिछले 79 सालों से एटम बॉम्ब नहीं गिराया है। तो अमेरिका के पास कितनी पावर है, अमेरिका के पास कितनी मिलिट्री माइट है, अमेरिका कितनी भी दादागिरी करता है, जो काम ईरान करेगा वह अमेरिका ने नहीं किया है। इतनी ताकत आप किसी इस्लामिक कंट्री को दे दें और उसके बाद तमाशा देखें। जैसा कि हमने ईरान के तो राष्ट्रपति वगैरह लोग खुलेआम, अहमदीनेजाद तो सारे के सारे, किसी ने कभी इसमें वो शंका नहीं जाहिर की। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बम जिस दिन आ जाएगा उस दिन इजराइल मार देंगे। तो उनके पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो ये भी नहीं सोचेंगे कि जहां वो बम मारेंगे उसके आसपास इतने छोटे से देश के चारों तरफ कितने सारे मुस्लिम देश हैं और उनका क्या होगा, कितने सारे अरब देश हैं, उनका क्या होगा। उन्हें अपने सर्वाइवल की चिंता नहीं है, उन्हें इजराइल को नष्ट करना है। तो इजराइल के लिए यह एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। इजराइल के 2-4 मिसाइल गिरने से और 10-20 लोग मरने से इजराइल के पीछे हटने का प्रश्न नहीं उठता। इजराइल के लिए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को समाप्त करना इजराइल के एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। और दुनिया इसीलिए के ट्रंप ने भी बम मारे फिर। जी हाँ, तो ट्रंप इज वरीड अबाउट द करेक्ट थिंग्स। दुनिया में बहुत वर्षों से लोग ईरान 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 बोलते रहे हैं, लेकिन दूसरे किसी राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं हुई कि ईरान के ऊपर डायरेक्ट फिजिकल उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर सीधा हमला करे। किसी की हिम्मत नहीं हुई, रीगन तक की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब ईरान ने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को कितने दिनों तक बंधक बना के रखा था कार्टर के समय, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और ट्रंप ने जी और ट्रंप ने सीधा हमला किया और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर किया। तो मैं कहूंगा कि ट्रंप इज वरीड अबाउट द राइट करेक्ट थिंग्स। यहां पर मैं अमेरिका की दादागिरी की कम चिंता करूंगा और यहां पर मैं एक इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर बम होने के परिणामों की अधिक चिंता करूंगा। ईरान भी हमारा मित्र राष्ट्र है, इजराइल भी हमारा मित्र राष्ट्र है। दोनों में बैलेंस बना के रखना है, या बैलेंस बना के रखना जयशंकर जी का काम है और वे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यह चिंता कि भारत ईरान और इजराइल से के संबंधों में बैलेंस कैसे बना कर रखेगा, यह चिंता मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आकलन करने बैठे हैं। हम यहाँ बैलेंस बनाने नहीं बैठे, हम यहाँ अपने सचमुच के विचार व्यक्त करने बैठे हैं। हम यहाँ वह कहने नहीं बैठे हैं जिससे कि ईरान और इजराइल के बीच के संबंधों में बैलेंस बना रहे। वो मेरे कहने नहीं कहने से नहीं बनने वाला, उसके लिए उनसे ज्यादा काबिल लोग उस काम को कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव आकलन है कि यदि ईरान के पास या किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास अगर बॉम्ब है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की असलियत सामने आ गई कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स उसके हैं ही नहीं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स एक्चुअली अमेरिका के एसेट्स हैं। तो वह स्थिति सामने आ गई। लेकिन
किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना दुनिया के लिए खतरा है। और जैसा कि अमेरिका का ट्रेडिशनल रोल रहा है, एक समय अमेरिका कम्युनिज्म से लड़ा है, खुलकर लड़ा है, और आज के दिन में अमेरिका अगर ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब पर खुलकर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, तो दुनिया को इसका धन्यवाद देना चाहिए। ट्रंप पागल है थोड़ा, अगर आपको लगता है तो मैं कहूंगा उसका पागलपन दुनिया के काम आ रहा है। आई एम हैप्पी विद दैट। सर ये वही ट्रंप है जिन्होंने अपने पहले प्रेसिडेंसी में शुरू के 4 साल में एकमात्र राष्ट्रपति रहा जो अमेरिका को युद्ध में नहीं लेकर गया। वरना वो ओबामा ने पता नहीं पूरे मिडिल ईस्ट का क्या हाल किया, अभी सीरिया हर जगह बमबारी करा दी, रिजीम चेंज कराए, सबने कराया, बुश ने भी कराया, क्लिंटन ने भी कराया, पिता और बाप बेटा बुश सबने किया। ट्रंप एकमात्र थे जिन्होंने 4 साल युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बार अपना वो कदम उठाना उचित समझा, जरूरी समझा, किया। तो वही है मैं इसको कोर्स ये जानना करेक्शन। चाहूंगा, जी मूल अंतर क्या है कि ओबामा के समय में मिडिल ईस्ट में जो इंटरफेरेंस होते थे, जो घुसपैठ की जाती थी, जो भी उठापटक की जाती थी, उसके पीछे आइडियोलॉजिकल कारण होते थे। वे वहां पर एक खास तरह की वे आइडियोलॉजी प्रेरित थे। वे ये कहते थे कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डिक्टेटरशिप है, वहां यह है, वहां वह है, ह्यूमन राइट्स है। दे यूज टू कोट आइडियोलॉजिकल रीजंस। ट्रंप डजंट कोट आइडियोलॉजिकल रीजंस, ट्रंप कोट्स इंटरेस्ट्स ऑफ अमेरिका। दैट्स वाई आप उसकी बात समझ सकते हैं और आप उसकी बातों में स्पष्टता देख सकते हैं, उसके निर्णय में स्पष्टता देख सकते हैं। तो ईरान पर अटैक करना अमेरिका के इंटरेस्ट में था। ईरान पर इंटरेस्ट अटैक करना, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना दुनिया के इंटरेस्ट में है। ठीक है, अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन अमेरिका ने तो कभी जिसके जिसके ऊपर रैंडमली यूज नहीं किया। अमेरिका अफगानिस्तान में इतने साल लड़ता रहा, इतने अपने लोगों को खोया, लेकिन यूज नहीं किया। अमेरिका वियतनाम में इतने वर्ष लड़ता रहा, लेकिन न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया। अमेरिका ने इराक में न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया, लेकिन जिस दिन यह ईरान के पास आ जाएगा वह यूज कर देगा, और कर ही नहीं देगा। उसके बाद वहां से वह न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया में किसके किसके हाथ में देगा, इस पर हिजबुल्ला के हाथ में देगा कि हूती के हाथ में देगा कि किसके हाथ में देगा, किस इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में देगा, और उसका प्रयोग अब किसके विरुद्ध होगा, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं सर, हमारे यहाँ से होगा। बहुत लोग पढ़ने जा रहे हैं वहां पे, उनको भी दे सकता है। तो हमारे यहाँ कश्मीर से से लोग बहुत पढ़ने वही पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ से जितने ईरान। लोग वहां गए हैं, आप देख लो कौन से लोग गए। तो आप यह ना समझें कि वह और वे वहां से कनेक्शंस बनाकर नहीं लौटे होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ईरान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ईरान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, उनको संभालना दूसरों का काम है। उसके लालच में हम उसको देखने में हम सच्चाई से आंखें ना मोड़ें। यह आवश्यक है कि एज पब्लिक हमें दिखाई दे कि सच्चाई क्या है। और जी आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ट्रंप फॉर वन रीजन, ही टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट्स ऑफ अमेरिका। यू कैन नेगोशिएट इंटरेस्ट, यू कैनॉट नेगोशिएट आइडियोलॉजी। आज हमारी नहीं बन रही है, कल बन सकती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत क्लियरली बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए। अचानक से होता है मीडिया में, और ट्रंप के अपने बयानों से और दुनिया में जो चल रहा है उसको थोड़ा ठहर के, समझ के, जानकर अपने एक विचार जो व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है, उसमें मैं आपको देखता हूँ कि कम से कम तुरंत की प्रतिक्रिया नहीं, सोच समझ के कि हाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है, व्हाट इज, इफ देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमसे साझा किए। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया जो है यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आप लोग के माध्यम से बातें दूर जाती हैं, जरूरी है दूर जाना। और डॉक्टर साहब का फेसबुक पोस्ट प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां पर जाके डॉक्टर साहब को फॉलो करें, पढ़ें, विषैला वामपन जरूर खरीदें, पढ़ें। और इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ।